In this class, we are going to study about the abiotic factors which influence living organisms. So we'll start the abiotic factors with temperature. So temperature is the most important abiotic factor which influences the living organisms in various ways. And if we talk about what is the main reason behind temperature affecting almost every living being, is that temperature affects enzymes. That is, the functioning of enzyme is highly dependent on the temperature, and those enzymes which occur in the living systems, these are the enzymes which drive every physiological reaction right from respiration to photosynthesis. यानी कि यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर एंजाइम के काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है और एंजाइम्स हमारे बॉडी के हर प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर को मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कहा जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, जो कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि इक्वेटर के पास जनरली टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, यानी कि अगर हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन आर्कटिक सर्कल और देन नॉर्थ पोल, या फिर इक्वेटर से नीचे की साइड में यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल और फिर एंटार्क्टिका तक जाएं यानी कि साउथ पोल तक जाएं, तो वहाँ पर जाने उस तरफ जाने से हमारा जो टेम्परेचर है जो एनवायरनमेंट का, वो काफ़ी कम होते जाता है। सो ये तो सबसे कॉमन फीचर है टेम्परेचर वेरिएशन का कि इक्वेटर से जैसे ही नॉर्थ या साउथ की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगते हैं। उसके अलावा सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पर भी डाउन होता है, यानी कि वहाँ पर भी टेम्परेचर रिड्यूस होते जाता है धीरे धीरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है यहाँ पर, और ये एक एबायोटिक फैक्टर है। अब एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है एक जगह का, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, उसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमने अभी जस्ट बोला है कि जो लैटिट्यूड से अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे, दैट इज लैटिट्यूड का डिग्रीज बढ़ेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो अगर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डाउन होते जाएगा। एंड लाइकवाइज विद द टोपोग्राफी, सो टोपोग्राफी इज द लोकल जियोग्राफिकल फीचर ऑफ अ प्लेस, और वहाँ पर टोपोग्राफी की वजह से भी काफ़ी हद तक एक लोकल एरिया में, एक छोटे एरिया में टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है। नाउ वी कम टू द लैप्स रेट। सो दिस लैप्स रेट इज अ रेट ऑफ डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उसे हम कहते हैं लैप्स रेट। यानी कि अगर हम इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ जाएं तो वहां पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 6.4 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर हम सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही टेम्परेचर का रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से लैटिट्यूड बढ़ाते गए, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, तो पर 10 डिग्री लैटिट्यूड एवरेज टेम्परेचर कम हो जाता है 6.4 टू 6.5 डिग्री सेल्सियस, और इतना ही टेम्परेचर कम होता है पर 1000 मीटर, यानी कि पर किलोमीटर अगर हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाएं तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का लॉस होता है, जो कि रेट ऑफ लॉस है। एंड दिस रेट ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। नाउ वी कम टू सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो कि या फिर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर सकते हैं जो कि अलग अलग टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूरीथर्मल और दूसरा है स्टेनोथर्मल। तो यूरीथर्मल हम उन्हें कहते हैं जो कि एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस का केस ले लें तो ह्यूमंस आर मैमल्स। सो ह्यूमंस मैमल्स हैं, तो मैमल्स जो बहुत ही अडेप्टेड एनिमल्स में आते हैं, यानी कि मैमल्स को नॉर्मली सबसे एडवांस्ड या सबसे डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहा जाता है। तो उसमें अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, यानी कि थार डेजर्ट जैसे गर्म जगहों पर भी रहते हैं, फिर अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर भी रहते हैं। उसके अलावा बहुत ही ठंडे एरिया जैसे कि ग्रीनलैंड
या फिर जो एस्किमोज होते हैं जैसे कि वो बहुत नॉर्थ साइड में रहते हैं, या फिर रशिया में जो साइबेरिया जगह है वो भी बहुत ठंडा जगह है। तो इंसान जो है वो साइबेरिया, अंटार्कटिका या फिर जो हमारा आर्कटिक सर्कल के आसपास के एरियाज हैं उतने ठंडी जगहों पर भी रह सकता है। उसके अलावा थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट जैसे गर्म जगहों पर भी रह सकता है। यानी कि इंसानों का जो सर्वाइवल टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इंसान बहुत ही बड़े टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। सेम चीज़ बर्ड्स के साथ होता है। डिफरेंट बर्ड्स भी काफ़ी टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं एंड इंसान के साथ साथ बाकी मैमल्स में भी ये जनरली फीचर ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम स्टेनोथर्मल एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नैरो रेंज में टॉलरेट करते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पोलर बियर जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके आइसी एरिया में रहते हैं जिधर स्नो जनरली स्नोफॉल होता है। लिजर्ड्स भी एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही रहते हैं। हो सकता है वो डिफरेंट जो लिजर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो क्लाइमेट का रेंज होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। यानी कि एक सर्टेन लिजर्ड एक सर्टेन क्लाइमेट में ही रह पाएगा, हो सकता है वो वार्म हो, टेम्परेट हो या कोल्ड हो। तो these are the two types of organisms on the basis of their survivability of temperature range। तो टेम्परेचर रेंज में जो उनका सर्वाइवेबिलिटी है उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। नाउ वी कम टू टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज द एक्टोथर्मल, पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं वो डिफर रहता है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में कि प्लांट्स के केस में हम डिवीजन का यूज करते हैं और एनिमल्स के केस में फाइलम का यूज करते हैं। उसी तरह एक्टोथर्मल हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे और पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। तो इनकी फीचर ये है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पोइकिलोथर्मस एनिमल्स है या फिर जो एक्टोथर्मल हैं, ये सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं इनके बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि इनके बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है। इनके पास ये एबिलिटी नहीं होता है कि अपने अंदर ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है एंडोथर्मल और होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड। तो नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं एक्टोथर्मल में, यानी कि नॉर्मल जो मोस्ट प्लांट्स हैं वो होते हैं एक्टोथर्मल, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं जिनमें कि ये एबिलिटी होता है कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइप्स ऑफ कैबेज, तो वहाँ पर वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सेप्शनल प्लांट जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे बाहर गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में भी ये कैपेबिलिटी होती है। तो जो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का कैपेसिटी है इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो इसीलिए ये काफ़ी एडवांस्ड एनिमल्स में ही पाए जाएंगे। और 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे एडवांस्ड दो कैटेगरीज हैं वो हैं बर्ड्स और मैमल्स। दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि इनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होता है, इसके लिए इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, इनका बॉडी अडेप्टेड होता है, ज़्यादा एनर्जी ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट या कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में ये एबिलिटी होती है इन द केस ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कैबेज के कुछ वेराइटीज हैं जो कि रेगुलेट अपना टेम्परेचर कर सकते हैं। सो दीज टू आर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज। तो ये ज्यादा टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करेगा, ये कम टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करेगा। दीज टू आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, यानी कि ये इनके अंदर इंटरनल एबिलिटी नहीं है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इनके पास वो इंटरनल एबिलिटी है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, चाहे बाहर गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, इनके अंदर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट ही रहता है। सो नाउ वी हैव सीन अ few points about abiotic factor in the case of temperature. So now we have to understand how this temperature impacts living organism.
Now we would study about the other abiotic factor, and that is water. So water is one of the most essential elements or most essential abiotic factors just after light or just after temperature. So we have already studied what is the importance of temperature and what are the impacts of temperature on the living organisms. So now we are going to study about the impact of water or the importance of water and how water can influence living organisms in various ways. So first of all, we are going to study about the first property, that is after temperature, water is the most essential and water is the most important abiotic factor for life. And in our evolution chapter, we have studied about this statement, that is billions of years ago, life originated on earth only inside water, not on land. Without water, there could be no origin of life, and there could be no even sustenance of present life. That is, whatever be the present life forms, whichever be the category, that is Protista, Monera, or the bacteria, or the fungi, Plantae, Animalia, everybody needs water. Nobody could survive without water in totally dehydrated conditions. So this itself is sufficient to state the importance of water for living systems or living beings. So first of all, this is what life originated in water. We know from chapter number 7, that is evolution, and it is unsustainable without water. That is, life is unsustainable without water. We cannot have any life even now without water. So there could be, on the basis of water, there could be two types of aquatic habitats. The first one is marine and the other is freshwater. So we know that what is marine. So marine includes mainly the oceans and seas, and freshwater bodies or freshwater habitats include the rivers, ponds, lakes, and these structures, these things. So these are the two types. Now we know what is the main difference between these two, and that is the salt content. We know that marine water has a lot of salt inside it, whereas fresh water has a very less amount of salt inside it. So fresh water is a very less salty as compared to marine water. So depending upon these fresh water and marine water salt content, the organisms have evolved various mechanisms to survive inside for the fresh water and likewise in marine water. But the adaptations would be opposite, because the organisms will face different problem in the case of fresh water and likewise a very different problem in the case of marine water. So we will see what is the problem with that. So marine organisms have to deal with exosmosis. So this is the problem. Marine ke case mein we are facing with the problem of exosmosis, and with the case of freshwater organisms we are going to face the problem of endosmosis. So this is important to understand what is exactly happening over here. So in the case of marine water, we know there is lots and lots of salt inside it. Therefore the water is more concentrated as compared to the blood or the inside body environment of the fishes or any other aquatic organism that is surviving inside the sea water or ocean water. So here the body of the organisms is containing less salt, or it is hypotonic, and the sea water or the marine water in this case is hypertonic. And from our 11th chapter of diffusion, we know that osmosis occurs from where to where. So in this case what happens, that the plant or the animal or any organism will lose water. Why? Because the organism's body inside is hypotonic and the outside is hypertonic. Obviously osmosis occurs from hypotonic to hypertonic. So this is the same reverse problem that we are going to face with the case of fresh water. In the case of fresh water, the organism's body's inside environment is hypertonic and the outside body or the body's outside water is hypotonic. So inside body hypertonic, outside body hypotonic. So what happens? Due to osmosis, water will try to enter the body. So both these organisms, whether in the fresh water or in the case of marine water, both are going to face the problem of exosmosis or endosmosis. But in either case, both are going to face the problem of water content, maybe water gain or maybe water loss. So water gain in the case of freshwater organisms, water loss in the case of salty, that is marine organisms. So it is not necessary that organisms living in water will not face any water problems. So these are the two water problems that
that is exosmosis and endosmosis, that are being faced by the aquatic and the marine aquatic organisms. So now we are going to see two types of organisms. One is euryhaline and the other is stenohaline. It is very easy to understand. Just like we have stenothermal and eurythermal, here we have euryhaline and stenohaline. So eury means it can survive a wide range of salty conditions. For example, salmon fish can survive in lots of other normally marine or freshwater environments. So it has a wide range of tolerance of salinity. That is, even if we increase the salinity or decrease the salinity of the water, or whether the environment is changing, salmon won't get much affected. It can tolerate both fresh water as well as marine water, and we can say that it can tolerate a lot of range of salinity. But not most organisms are able to do this. Most organisms would be stenohaline, which can tolerate a narrow range of salinity. That is, if you increase the salt content or if you decrease the salt content too much, then these organisms will not be able to survive in the opposite environment. And one such example is the shark. So shark cannot be very much easily survived in the case of fresh water, but salmon can survive in fresh water as well as marine water because it has a wide range of tolerance towards the salinity. Now freshwater animals cannot survive in marine water, and marine animals cannot survive in the case of fresh water for long because of osmotic problems. And these osmotic problems are exosmosis and also this endosmosis. So we have studied what is this and what this point is saying. That is, if you put a freshwater fish in marine water or a marine water fish in fresh water, they won't be able to survive for long because the marine water organism will have endosmosis in fresh water, and the freshwater organisms, if you put it in marine water, it will lose water, get dehydrated because of exosmosis, and it will die. Likewise, the marine animal will have to face the problem of endosmosis, and its cells will swell up, its body would swell up due to endosmosis. So both these organisms won't be able to survive in the opposite water condition. Now we come to the types of terrestrial plants. So there are lots of terrestrial habitats. These could be desert, these could be peninsulas, these could be wet areas, these could be different sorts of topographical areas. So on the basis of water availability on land, we have classified the plants into three categories. The first category is called the hydrophytes. So these are the plants which normally grow in very wet areas. For example, Meghalaya, for example, the Western Ghats. So these plants get adapted to survive in very wet conditions, like the Sundarban Delta. So these plants have lots of adaptations in the case of their growth, or in the case of their stems or roots or leaves. So these plants grow in wet areas where lots of water will be available throughout the year. Now these will not have very hard stem. We have seen that in the case of chapter number 2 that various angiospermic plants are very hard and woody, especially the dicotyledonous plants are very hard and woody. So here we'll not find such hard and woody plants because their stems are relatively softer. They won't be as hard as shisham or sagwan and or teak. So here we will find only soft stemmed plants. Obviously there are certain examples and exceptions in every case, in every category, in every field of biology. So there could be exceptions over here, but generally only the soft stem plants would be present in this case, and they will grow in wet areas. Now there are some other adaptation. These plants will not have a very long height, large leaves with hydrophytes. So these are the other features of the plants which come in the category of hydrophytes. So why they are only of moderate height and not of very tall height? Because of the wet areas. The soil is very wet. It is very moisture retentive. So the plant's weight cannot be easily bent upon or cannot be easily put on the ground. The plant might sink, or the plant's roots might not support the weight of the plant. Therefore, the soft stem and the moderate height is there, because very hard stem, very heavy stem would cause problem. And likewise, a lot of height, I mean very long heighted plants will also have a lot of mass in it. That is, it will have a lot of weight,
and that might cause the plant, or that might cause the roots to sink a lot. Now we have large leaves with hydrophytes, and from our chapter of photosynthesis we know what these mean. Large leaves have a large surface area, therefore they will have lots of stomata. And what happens through stomata? Transpiration and gaseous exchange. So we have seen that these plants are growing in wet areas. These will have lots of water, and lots of water means the plant also has to lose lots of water. So in this case it has a large leaves, so more stomata, more transpiration, that is more water could be lost. And also it has hydrophytes. So we also have studied hydrophytes in the case of transport in plants. So what these hydrophytes are, these are minute pores on the edges or the tips of leaves. So those plants in which are of normal stem, normal height, these plants are not very tall. These plants generally have hydrophytes, and these plants are growing in the case of very wet areas. So these hydrophytes pores are very small on the margin of the leaves. So what happens through these hydrophytes? So these hydrophytes are the sites of loss of water in the form of water liquid state. So through transpiration occurs in the case of stomata, that is transpiration occurs through stomata, and there water is lost in the form of water vapor. But in the case of hydrophytes, water is lost in the liquid form through the minute pores. And we have studied in our 11th class that these hydrophytes do a process that is called as guttation. Guttation is loss of water through the hydrophytes due to excess root pressure. Now plants have two main forces for upward transport of water or minerals or sap. So the main force is transpiration pull, and the other is root pressure. So transpiration pull occurs during the day only due to transpiration, but during the night, if the excess root pressure is over there and the stomata are closed, we know that stomata close after the evening, that is after sunlight ends, stomata gets closed. So water cannot be lost through transpiration through stomata. So what happens that due to excess root pressure, the pressure will be applied to the xylem column, and in the xylem column to the water. So that water will be pushed forcefully through these hydrophytes in the form of droplets. So these hydrophytes are ultimately doing guttation, which is due to excess root pressure in the case of short-stemmed plants. Now we come to these mesophytes. So these plants grow in moist habitats, that is these plants are growing in really moist areas but not as wet as these hydrophytes. So here luxuriant vegetative growth would be there because the soil is pretty solid, moisture is over there. The soil can support big trees like eucalyptus or other trees like mango tree or other such trees, banyan tree, neem tree, people tree. So these will be very much present over here, that is these plants are mesophytes. These have very luxuriant vegetative growth, that is it will have large stems, large leaves, large number of leaves also, and the plant would be generally larger. Now the third type is the xerophytes. So xerophytes grow in dry areas like deserts. So these are growing in dry areas, and spines and thorns are common. And that is spines and thorns are very common because spines and thorns are modified forms of generally leaves. So what happens due to this, that absent of leaves mean absent of transpiration, and absent of transpiration means less water loss. Therefore the leaves are generally transformed into spines and thorns, due to which the plant does not lose lots of water, and because of this the plant can retain water because these plants are growing in dry areas. So obviously in dry areas less water would be there. If water content is already less in the soil, and if the plant loses lots of water through transpiration, it could die due to dehydration. So to prevent dehydration, what happens in these cases, leaves will get transformed into spines or thorns. So because of this, transpiration would be stopped mostly, so therefore it will help in water retention. Now there are some aquatic plants. So these were terrestrial plants in which the content of water in the soil or the environment varied, but these are aquatic plants. Aquatic plants means these grow totally in water, not on soil. So in these plants have aerenchyma. So
So you must have studied about modifications of parenchyma, like various kinds of parenchyma are there. Here we have aerenchyma. So aerenchyma is something which has air cavities inside it. So these are aquatic plants, these need to float. So this aerenchyma, since it has air cavity, it will reduce the density, and therefore the plant would be able to survive easily or float easily. So this aerenchyma is aiding in the plant for floating. Now if we go much deeper in the ocean or deeper in the sea, we find that there are no producers below 200 meters, not even red alga, not even the other types of alga. So normally what happens in the oceans is that at the higher level the green alga would be there, below that brown alga, and lowermost is the red alga. Now below 200 meters no producers would be there, only consumers or the carnivores would be there. So what happens in this case, that producers are absent below that because light cannot penetrate more than that. So the organisms over there generally are bioluminescent, yani ki that is they could produce their own light. They just like firefly emits its own light, so they show bioluminescence. They can emit their own light below 200 meters and no producers would be over there. So now we have seen that simple features of water and what are their impact and what are the organisms associated with the different water content in the soil or in totally in water or the fresh water or marine water. So now we would study the abiotic factor, and that is light. This class we are going to study about the abiotic factors which influence living organisms. So we'll start the abiotic factors with temperature. So temperature is the most important abiotic factor which influences the living organisms in various ways. And if we talk about what is the main reason behind temperature affecting almost every living being, is that temperature affects enzymes. That is, the functioning of enzyme is highly dependent on the temperature, and those enzymes which occur in the living systems, these are the enzymes which drive every physiological reaction right from respiration to photosynthesis. यानी कि यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर एंजाइम के काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है और एंजाइम्स हमारे बॉडी के हर प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर को मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कहा जाता है. तो ये जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, जो कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि इक्वेटर के पास जनरली टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, यानी कि अगर हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन आर्कटिक सर्कल और देन नॉर्थ पोल, या फिर इक्वेटर से नीचे की साइड में यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल और फिर एंटार्क्टिका तक जाएं यानी कि साउथ पोल तक जाएं, तो वहाँ पर जाने उस तरफ जाने से हमारा जो टेम्परेचर है जो एनवायरनमेंट का वो काफ़ी कम होते जाता है. सो ये तो सबसे कॉमन फीचर है टेम्परेचर वेरिएशन का कि इक्वेटर से जैसे ही नॉर्थ या साउथ की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगते हैं. उसके अलावा सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पर भी डाउन होता है, यानी कि वहाँ पर भी टेम्परेचर रिड्यूस होते जाता है धीरे धीरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है यहाँ पर, और ये एक एबायोटिक फैक्टर है. अब एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है एक जगह का बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, उसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं टोपोग्राफी, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमने अभी जस्ट बोला है कि जो लैटिट्यूड से अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे दैट इज लैटिट्यूड का डिग्रीज बढ़ेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा. अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो अगर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डाउन होते जाएगा. एंड लाइकवाइज विद द टोपोग्राफी. सो टोपोग्राफी इज द लोकल जियोग्राफिकल फीचर ऑफ अ प्लेस, और वहाँ पर टोपोग्राफी की वजह से भी काफ़ी हद तक एक लोकल एरिया में, एक छोटे एरिया में टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है. नाउ वी कम टू द लैप्स रेट. सो दिस लैप्स रेट इज अ रेट ऑफ डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उसे हम कहते हैं लैप्स रेट. यानी कि अगर हम इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ जाएं
तो वहां पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 6.4 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर हम सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही टेम्परेचर का रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से लैटिट्यूड बढ़ाते गए, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, तो पर 10 डिग्री लैटिट्यूड एवरेज टेम्परेचर कम हो जाता है 6.4 टू 6.5 डिग्री सेल्सियस, और इतना ही टेम्परेचर कम होता है पर 1000 मीटर, यानी कि पर किलोमीटर अगर हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाएं तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का लॉस होता है, जो कि रेट ऑफ लॉस है। एंड दिस रेट ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। नाउ वी कम टू सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो कि या फिर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो दो तरह के इसमें हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूरीथर्मल और दूसरा है स्टेनोथर्मल। तो यूरीथर्मल हम उन्हें कहते हैं जो कि एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस का केस ले लें तो ह्यूमंस आर मैमल्स। सो ह्यूमंस मैमल्स हैं, तो मैमल्स जो बहुत ही अडेप्टेड एनिमल्स में आते हैं, यानी कि मैमल्स को नॉर्मली सबसे एडवांस्ड या सबसे डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहा जाता है। तो उसमें अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, यानी कि थार डेजर्ट जैसे गर्म जगहों पर भी रहते हैं, फिर अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर भी रहते हैं। उसके अलावा बहुत ही ठंडे एरिया जैसे कि ग्रीनलैंड, या फिर जो एस्किमोज होते हैं जैसे कि वो बहुत नॉर्थ साइड में रहते हैं, या फिर रशिया में जो साइबेरिया जगह है वो भी बहुत ठंडा जगह है। तो इंसान जो है वो साइबेरिया, अंटार्कटिका या फिर जो हमारा आर्कटिक सर्कल के आसपास के एरियाज हैं उतने ठंडी जगहों पर भी रह सकता है। उसके अलावा थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट जैसे गर्म जगहों पर भी रह सकता है। यानी कि इंसानों का जो सर्वाइवल टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इंसान बहुत ही बड़े टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। सेम चीज़ बर्ड्स के साथ होता है। डिफरेंट बर्ड्स भी काफ़ी टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, एंड इंसान के साथ साथ बाकी मैमल्स में भी ये जनरली फीचर ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम स्टेनोथर्मल एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नैरो रेंज में टॉलरेट करते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पोलर बियर जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसी एरिया में रहते हैं जिधर स्नो जनरली स्नोफॉल होता है। लिजर्ड्स भी एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही रहते हैं, हो सकता है वो डिफरेंट जो लिजर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो क्लाइमेट का रेंज होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। यानी कि एक सर्टेन लिजर्ड एक सर्टेन क्लाइमेट में ही रह पाएगा, हो सकता है वो वार्म हो, टेम्परेट हो या कोल्ड हो। तो these are the two types of organisms on the basis of their survivability of temperature range। तो टेम्परेचर रेंज में जो उनका सर्वाइवेबिलिटी है उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। नाउ वी कम टू टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज द एक्टोथर्मल, पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं वो डिफर होता है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में कि प्लांट के केस में हम डिवीजन का यूज करते हैं और एनिमल्स के केस में फाइलम का यूज करते हैं। उसी तरह एक्टोथर्मल हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे और पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। तो इनकी फीचर ये है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पोइकिलोथर्मस एनिमल्स है या फिर जो एक्टोथर्मल हैं, ये सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं इनके बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि इनके बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है। इनके पास ये एबिलिटी नहीं होता है कि अपने अंदर ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है एंडोथर्मल और होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड। तो नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं एक्टोथर्मल में, यानी कि नॉर्मल जो मोस्ट प्लांट्स हैं वो होते हैं एक्टोथर्मल, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं जिनमें कि ये एबिलिटी होता है कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइप्स ऑफ कैबेज।
तो वहाँ पर वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सेप्शनल प्लांट जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे बाहर गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में भी ये कैपेबिलिटी होती है। तो जो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का कैपेसिटी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो इसीलिए ये काफ़ी एडवांस्ड एनिमल्स में ही पाए जाएंगे। और 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे एडवांस्ड दो कैटेगरीज हैं वो है बर्ड्स और मैमल्स। दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि इनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होता है, इसके लिए इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, इनका बॉडी अडेप्टेड होता है, ज़्यादा एनर्जी ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट या कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में ये एबिलिटी होती है इन द केस ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कैबेज के कुछ वेराइटीज हैं जो कि रेगुलेट अपना टेम्परेचर कर सकते हैं। सो दीज टू आर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज। तो ये ज्यादा टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करेगा, ये कम टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करेगा। दीज टू आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, यानी कि ये इनके अंदर इंटरनल एबिलिटी नहीं है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इनके पास वो इंटरनल एबिलिटी है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, चाहे बाहर गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, इनके अंदर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट ही रहता है। सो नाउ वी हैव सीन a few points about abiotic factor in the case of temperature. So now we have to understand how this temperature impacts living organisms.